नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है रिया टून्स चैनल में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट आस्था रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, वह न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली और ज्ञान से भरपूर भी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की यह सुंदर और प्रेरणादायक कथा। बुढ़ापा एक ऐसा मोड़ है जहां जीवन की रफ्तार धीमी हो जाती है और यादें तेज। इस उम्र में रिश्तों की गर्माहट सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन अक्सर कुछ फैसले, कुछ आदतें या हालात ऐसे बन जाते हैं कि वही अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे वृद्ध पिता की है जो जीवन की संध्या बेला में अपने बेटे के साथ रहते हैं, लेकिन उनका रिश्ता धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। ये कहानी बताती है कि कैसे भावनाएं, संवाद और समझ की कमी से रिश्ते टूटते नहीं तो कमजोर जरूर हो जाते हैं। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें घर की खिड़की से झांक रही थीं। खिड़की के पास पड़ी आराम कुर्सी पर बैठे हरिराम जी ने अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बाहर झांकते हुए आकाश की लाली को निहारा। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अब भी जीवन की चमक बाकी थी। हरिराम जी उम्र 72 साल, रिटायर्ड सरकारी अफसर थे। उनकी पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। तब से वे अपने बेटे अमित और बहू प्रिया के साथ रहते थे। अमित एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था और प्रिया स्कूल में अध्यापिका। घर बड़ा था, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो कमी थी वो थी संवाद की। हरिराम जी अब पहले जैसे बातूनी नहीं रहे थे और अमित प्रीति की दुनिया ऑफिस, स्कूल, मोबाइल और अपने छोटे बेटे अनुज तक ही सीमित थी। बाबूजी, खाना लग गया है। प्रिया की आवाज रसोई से आई। हाँ बेटा, आता हूँ, हरिराम जी ने धीरे से कहा और छरी के सहारे उठकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। टेबल पर अमित पहले से बैठा था, मोबाइल पर किसी मैसेज में उलझा हुआ। कैसा रहा ऑफिस आज? हरिराम जी ने धीरे से पूछा। अमित ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, वही रोज जैसा, मीटिंग्स और काम का ढेर। हरिराम जी मुस्कुराए, मगर उस मुस्कान में एक सूखापन था। खाना चुपचाप निपटा। अनुज स्कूल का होमवर्क कर रहा था और बार बार कुछ पूछने आता। हरिराम जी ने 1-2 बार मदद की पेशकश की, लेकिन अनुज हर बार कहता, नहीं बाबा, मम्मी ही समझाती हैं अच्छे से। खाली कमरे में लौटकर हरिराम जी अपनी पुरानी डायरी निकाल लाए। उसमें उनकी लिखी कविताएं थीं, कुछ पुराने किस्से और बहुत सी अधूरी बातें। कभी वक्त मिले तो इनको अमित को सुनाऊंगा, उन्होंने सोचा, लेकिन उन्हें मालूम था उस वक्त के आने की संभावना अब बहुत कम थी। अगले दिन सुबह सुबह अखबार लेने नीचे गए तो पास के शर्मा जी मिल गए। शर्मा जी भी रिटायर्ड थे, मगर उनसे उम्र में थोड़े छोटे। अरे हरिराम जी, कैसे हैं? लगता है आजकल घर के बाहर कम ही दिखाई देते हैं। बस शर्मा जी, अब कहाँ वो जोश रहा, और जमाना भी बदल गया है। अब तो बच्चे ही अपनी दुनिया में मस्त हैं। उन्होंने हंसी में दर्द छुपाया। अरे हाँ, मेरा बेटा भी बस अपनी बीवी और बच्चों में ही लगा रहता है, लेकिन क्या करें, जमाना ही ऐसा हो गया है। दोनों ने एक लंबी सांस ली और कुछ देर गेट के पास बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगे। मोहल्ले का वह पीपल का पेड़, गर्मी की छुट्टियां, नल पर लगी लाइनें, सब कुछ जैसे किसी पुराने फिल्म की रील की तरह आंखों के सामने घूमने लगा। घर लौटते वक्त हरिराम जी ने देखा अमित अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उन्होंने सोचा शायद ऑफिस का काम है, फिर भी जरा बात कर लूं। अमित बेटा, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, सुनोगे? अमित ने सर उठाया, थोड़ी झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, बाबा अभी जरा बिजी हूं, रात को सुन लूंगा। हरिराम जी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। रात को अमित को फिर वक्त नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक रविवार को हरिराम जी ने सोचा कि चलो पूरे परिवार के साथ खाना बाहर खाया जाए। उन्होंने प्रिया से बात की, बेटा सोच रहा था आज बाहर खाना खाएं सब साथ में। प्रिया ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, बाबूजी आज तो मैंने पहले ही खाने का मेनू बना लिया है, और अमित को भी आराम चाहिए होता है रविवार को। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। हरिराम जी का अकेलापन अब उन्हें काटने लगा था। उन्होंने धीरे धीरे घर के भीतर अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। डायरी, पुराने फोटो एल्बम, रेडियो पर पुराने गाने और छत की शांति। एक दिन हरिराम जी को सीढ़ियां चढ़ते वक्त चक्कर आ गया। वो गिरते गिरते बचे। प्रिया दौड़ कर आई, बाबूजी कुछ हुआ क्या? नहीं बेटा, बस थोड़ा चक्कर आया। शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया हो।
डॉक्टर बुलाया गया। रिपोर्ट्स में मामूली कमजोरी निकली। डॉक्टर ने सलाह दी, थोड़ी देखभाल, बातचीत और कंपनी जरूरी है। अमित ने सुनते ही कहा, बाबा अगर आप चाहें तो किसी वृद्धाश्रम में कुछ दिन रुकाइए, वहां आपकी उम्र के लोग होंगे, अच्छा लगेगा। हरिराम जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मार दिया हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोले, सोचूंगा बेटा। रात का खाना खा लेने के बाद हरिराम जी अपने कमरे में आकर खामोशी से बैठ गए। पुरानी घड़ी की टिक टिक अब तेज सुनाई देने लगी थी। उन्होंने एक पुराना फोटो फ्रेम उठाया। उसमें उनकी पत्नी सुशीला देवी की तस्वीर थी। उन्होंने धीरे से तस्वीर को छूते हुए कहा, देख रही हो सुशीला, अब हम बच्चों के लिए एक बोझ बनते जा रहे हैं। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन वह आंसू नहीं बहाना चाहते थे। अपने बेटे के सामने वे अब भी मजबूत पिता की ही तरह दिखना चाहते थे, मगर अंदर की टूटन अब छिपाए नहीं छिपती थी। सुबह की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर उनके चेहरे पर पड़ी। हरिराम जी ने उठते ही अपनी डायरी खोली और उसमें कुछ पंक्तियां लिखी। साय में जिनको पाला, आज वही धूप बन गए। बूढ़े हाथों के सहारे अब हम तन्हा चल दिए। अमित और प्रिया सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। अनुज का स्कूल का टेस्ट था और प्रिया उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। चाय का कप थामे हरिराम जी बैठक में बैठे थे, लेकिन किसी ने आज सुप्रभात भी नहीं कहा। बाबूजी, आपको नाश्ता बना दूं? प्रिया ने जाते जाते पूछा। नहीं बेटा, मैं बना लूंगा, उन्होंने संयमित स्वर में उत्तर दिया। लगभग दोपहर के समय दरवाजे पर घंटी बजी। हरिराम जी ने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, हाथ में एक बैग लिए। नमस्ते काका जी, पहचाना नहीं? मैं कामिनी हूँ, आपकी बहन की बेटी। हरिराम जी चौंक गए, फिर मुस्कुराए। अरे कामिनी, तू इतने सालों बाद? अंदर आओ, अंदर आओ। कामिनी पिछले 15 साल से पुणे में थी, पति के साथ। कुछ दिन के लिए दिल्ली आई थी और सोचा कि काका जी से मिल लिया जाए। आप तो बहुत बदल गए हैं काका जी, पहले जैसे हंसमुख नहीं रहे। सब ठीक है ना? उसने स्नेह से पूछा। हरिराम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब ठीक ही तो है, बस अब उम्र की वजह से थोड़ा चुप रहने की आदत हो गई है। कामिनी के आने से घर में एक अलग सी रौनक आ गई थी। वह 1-2 दिन रुकने वाली थी। शाम को प्रिया घर लौटी तो थोड़ी असहज सी लगी। अरे आप कौन? प्रिया ने औपचारिकता से पूछा। मैं कामिनी, हरिराम काका की भतीजी, कुछ दिन के लिए आई हूं मिलने। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा ठीक है। कामिनी ने महसूस किया कि बहू के व्यवहार में गर्मजोशी की कमी है, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की। रात को जब सब अपने अपने कमरे में चले गए, कामिनी और हरिराम जी छत पर बैठकर बात कर रहे थे। काका जी, माफ करना, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप खुश हैं यहाँ? हरिराम जी चुप रहे। थोड़ी देर बाद बोले, खुश रहने की कोशिश करता हूँ, मगर आजकल ये कोशिश भी बड़ी थकाने वाली हो गई है। कामिनी ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं पुणे, वहां भी आपके लिए जगह है और दिल में भी। हरिराम जी मुस्कुरा दिए, लेकिन बोले, कुछ नहीं। अमित ने देखा कि कामिनी और पापा बहुत देर से बातें कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा। जब कामिनी ने जिक्र किया कि वह काका को पुणे ले जाना चाहती है, तो अमित ने प्रतिक्रिया दी, कामिनी दीदी, देखो बात यह है कि बाबा यहीं की आदत के हैं, और वैसे भी यहाँ उनकी देखभाल हो रही है। वृद्धाश्रम वाली बात मैं ऐसे ही कह रहा था, बुरा मत मानना। कामिनी ने शांत स्वर में कहा, बुरा क्यों मानूंगी, लेकिन एक बात कहूं, देखभाल और साथ निभाना दोनों में फर्क होता है। देखभाल तो नौकर भी कर सकता है। अमित चुप हो गया। उस शाम एक और अजीब घटना हुई। घर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, कमजोर, सफेद बाल, लेकिन तेजस्वी आंखें। क्या ये हरिराम जी का घर है? उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। जी हाँ। आप कौन? प्रिया ने पूछा। मैं रमाकांत मिश्रा, बचपन का मित्र हूँ, उनका बहुत समय बाद मिलने आया हूँ। हरिराम जी जब बाहर आए तो दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। हरिराम, कितना बदल गया है तू, लेकिन अब भी वैसी ही आत्मा है अंदर। दोनों ने घंटों बात की, बचपन, कॉलेज, नौकरी के किस्से, और वह समय जब जीवन में सिर्फ सपने और दोस्त हुआ करते थे। उस रात रमाकांत जी हरिराम जी के कमरे में ही रुके। सोने से पहले हरिराम जी ने अपनी वही पुरानी डायरी निकाली और रमाकांत को कुछ कविताएं सुनाई। रमाकांत ने ध्यान से सुना और कहा, हरिराम, तू सिर्फ पिता नहीं है, एक कलाकार है। इस उम्र में भी तेरा शब्दों पर इतना अधिकार है, क्यों ना हम मिलकर एक संग्रह छपवाएं। हरिराम जी को लगा जैसे किसी ने उनकी धूल खाई प्रतिभा को फिर से पहचान लिया हो। क्या सच में छपवा सकते हैं? उन्होंने संदेह से पूछा। क्यों नहीं, मेरे एक दोस्त का प्रकाशन है, तेरे शब्द और मेरी कोशिश, बहुत कुछ कर सकते हैं हम।
हरिराम जी की आंखों में नई चमक आ गई। प्रिया इस बदलते माहौल से थोड़ी असहज हो गई थी। उसे डर था कि कहीं पापा अब घर से न चले जाएं, या उन्हें लगने लगे कि यहाँ की जरूरत नहीं रही। अमित ने उसे समझाते हुए कहा, शायद हमें थोड़ा और समय देना चाहिए उन्हें। मैं जानता हूँ हमने कई बार अनदेखा किया है, लेकिन अब कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें लगे वो यहाँ बोझ नहीं है। प्रिया ने भी धीरे धीरे बदलाव लाने की सोची। कामिनी के जाने से पहले वह हरिराम जी को पास के मंदिर ले गई। लौटते वक्त रास्ते में कुछ बुजुर्ग महिलाएं भजन गा रही थीं। काका जी, देखा आपने, ये महिलाएं अकेली नहीं हैं। उन्होंने मिलकर एक संगत बनाई है और जीवन को फिर से सार्थक किया है। हरिराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, शायद अब मुझे भी वही करना होगा। जीवन की संध्या को अकेले नहीं, किसी उद्देश्य के साथ जीना होगा। डायरी के पन्ने अब खुलने लगे थे। रमाकांत और हरिराम अब हर शाम एक नई कविता पर चर्चा करते, उस पर काम करते। घर के बाकी लोग अब ध्यान देने लगे थे कि बाबा अब ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं। अनुज भी अब उनके पास बैठने लगा था। बाबा, आज कोई नई कविता है? है बेटा, लेकिन शर्त है, सुनने के बाद तुम भी एक कविता लिखोगे। हरिराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुज हंस पड़ा। ठीक है बाबा, पक्का। सर्दी की दस्तक अब महसूस होने लगी थी। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक घुल गई थी। हरिराम जी ने ओढ़नी कसकर लपेट ली और छत पर लगे तुलसी के पौधे में पानी देने लगे। आज कई दिनों बाद उनके चेहरे पर संतोष और ऊर्जा एक साथ झलक रही थी, जैसे भीतर कहीं कुछ नया अंकुरित हुआ हो। रमाकांत आज भी समय पर आ गया था। उसके हाथ में हरिराम जी की डायरी का एक प्रिंटेड ड्राफ्ट था। एक छोटे प्रकाशन हाउस ने उनका पहला चयनित लेख और कुछ कविताएं टाइप करवा ली थीं। देख हरिराम, अब बस थोड़े एडिटिंग की जरूरत है, फिर ये संग्रह छप जाएगा। नाम तो तू ही सोच ले। हरिराम जी ने एक पल सोचा, फिर बोले, संध्या की छांव कैसा रहेगा? रमाकांत ने सिर हिलाया। कमाल है, बिल्कुल सही नाम है। अब घर में कुछ परिवर्तन आने लगे थे। अमित कोशिश करता कि शाम को थोड़ा समय निकालकर पिता से बात करे। प्रिया भी उनके खाने पीने का खास ख्याल रखने लगी थी। अनुज तो जैसे अब उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। एक दिन अनुज बोला, बाबा, मैं भी एक कविता लिखूंगा और आपकी किताब में मेरी भी एक जगह होगी, ठीक? हरिराम जी मुस्कुरा दिए। जरूर बेटा, तू मेरा सह लेखक बनेगा। कहानी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही। मोहल्ले के लोग अब हरिराम जी को पहले से ज्यादा मिलने लगे थे। कुछ पढ़ने के शौकीन थे, कुछ अकेलेपन से जूझते बुजुर्ग। एक दिन शर्मा जी लेकर आए अपने दो दोस्त जो कभी अध्यापक रहे थे। हरिराम जी, सुना है आपकी कविताएं छप रही हैं, हम भी सुनना चाहते हैं कुछ। उस शाम पहली बार हरिराम जी ने अपने घर में कविता संध्या रखी। बैठक में कुर्सियां लगीं। रमाकांत ने उद्घाटन किया और फिर हरिराम जी ने माइक, जो कि अनुज के टॉय माइक्रोफोन से काम चला, पकड़कर अपनी कविता सुनाई। बचपन की गलियों से निकला, कभी पिता था, अब एक साया हूँ। बेटे के घर में रहने वाला, अब खुद को किराएदार सा पाया हूँ। भीतर तक छू जाने वाली आवाज और शब्दों ने सुनने वालों को स्तब्ध कर दिया। तालियों की गूंज में उनकी आंखें भर आई। कामिनी एक बार फिर आई, इस बार कुछ विशेष कहने। उसने 2-3 दिन सबका हालचाल लिया और फिर बोली, काका जी, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम एक साहित्यिक समूह बनाएं, बुजुर्गों का, जहां सभी अपने अनुभव, कहानियां, कविताएं साझा कर सकें। हरिराम जी को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। अमित ने भी हामी भरी। अगर बाबा की वजह से और लोगों की जिंदगी में रोशनी आती है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। रमाकांत ने सुझाव दिया, नाम होना चाहिए अनकहे, क्योंकि ये वही बातें हैं जो लोग बुढ़ापे में अक्सर कह नहीं पाते। अनकहे की पहली बैठक नगर की एक छोटी सी लाइब्रेरी में रखी गई। वहां 15-20 बुजुर्ग आए, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष। सभी के पास अपनी अपनी अधूरी कहानियां थीं। हरिराम जी ने उस दिन जो कविता सुनाई, उसने सबके मन की बात कह दी। न वक्त मिला, न किसी ने चाहा, बस हम चुप रहे, सोचते रहे क्या कहा जाए। अब जब मिल बैठे हैं कुछ अपने से, तो ये चुप्पियां भी बोलने लगी हैं। किसी ने कहा, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे भी कुछ कहना है। किसी ने आंसू पोंछे और बोला, शुक्र है अब अकेलापन थोड़ा कम हुआ। अब प्रिया को भी समझ में आने लगा था कि हरिराम जी के जीवन में क्या चल रहा है। उसने कई बार उन्हें चुपचाप अपने कमरे में बैठकर कुछ लिखते देखा, कभी डायरी में, कभी कागज के टुकड़े पर। एक शाम उसने कहा, बाबूजी, जब आपकी किताब छप जाए तो एक प्रति मुझे साइन करके देना, मैं अपने स्कूल में दिखाना चाहती हूँ। हरिराम जी की आंखों में चमक आ गई। यही तो चाहा था उन्होंने, अपनों से पहचान जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम भी कुछ लिखना शुरू करो।
तुम्हारी बातें सुनी हैं मैंने अनुज से कि बहुत अच्छा लिखती हो। प्रिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। संध्या की छांव नामक कविता संग्रह आखिरकार प्रकाशित हो गया। शहर के एक सांस्कृतिक केंद्र में उसका लोकार्पण तय हुआ। मंच पर हरिराम जी, रमाकांत, तामिनी और शहर के कुछ नामी साहित्यकार बैठे थे। भीड़ में अमित, प्रिया, अनुज सबसे आगे बैठे थे। गर्व के साथ हरिराम जी ने मंच से बोलते हुए कहा, मैं कोई बड़ा लेखक नहीं, लेकिन उम्र ने मुझे कुछ सिखाया और इन पन्नों ने मुझे फिर से जीना सिखाया। अगर कोई बुजुर्ग यह सोचता है कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि जीवन की सबसे सुंदर कविताएं अक्सर संध्या में ही जन्म लेती हैं। तालियों की गड़गड़ाहट में वह आवाज खो गई, लेकिन दिलों में बस गई। अब अनकहे केवल मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा था। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी इसकी शाखाएं बनने लगीं। कामिनी, प्रिया और रमाकांत इसके प्रमुख स्तंभ बन गए थे। सोशल मीडिया पर भी एक पेज बना, जहां बुजुर्ग लोग अपनी कहानियां साझा करते। हरिराम जी अब केवल एक पिता नहीं रहे थे, वे एक प्रेरणा बन गए थे। रिश्तों की नई परिभाषा अब अमित और हरिराम के बीच संवाद बढ़ने लगा था। एक दिन अमित उनके पास बैठा और बोला, बाबा, आपसे एक बात करनी है। क्या आपको कभी लगा कि मैंने आपको अनदेखा किया? हरिराम जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जीवन में हर इंसान व्यस्त होता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद से नाराज था, क्योंकि मैं वो कह नहीं पाया जो मन में था। अमित की आंखें भर आईं। अब कभी कुछ मत छुपाना बाबा, मुझे आपकी दुनिया में भी रहना है। अब हरिराम जी की सुबहें किसी इंतजार की मोहताज नहीं थीं। वे अपने शब्दों के संसार में व्यस्त थे और अब उनके पास सुनने वाले भी थे। अनुज उनकी कविताओं पर चित्र बनाता, प्रिया उन्हें स्कूल में पढ़ाती और अमित अब हर वीकेंड उनके साथ अनकहे की बैठक में जाता। रमाकांत ने एक नई योजना साझा की, हरिराम, क्यों ना हम इन सभी कहानियों को लेकर एक मंचन करें, नाटक के रूप में, ताकि लोगों तक इन भावनाओं की गहराई पहुंचे। हरिराम जी बोले, हाँ रमाकांत, अब वक्त है कि चुप्पियों को आवाज दी जाए। सर्दियां अब अपनी चरम सीमा पर थीं। शामें जल्दी उतर आती और हवाओं में एक अजीब सी उदासी भर जाती, पर उस उदासी के बीच भी कुछ चेहरे ऐसे थे जिनमें अब नई रोशनी दिखाई देती थी, और उनमें से एक थे हरिराम जी। अनकहे अब एक आंदोलन बन चुका था। बुजुर्गों का यह साहित्यिक मंच लोगों के दिलों को छूने लगा था। अलग अलग शहरों से लोग इसमें जुड़ने लगे थे, अपनी कहानियां भेजने लगे थे। कुछ अधूरी यादें, कुछ मर्मस्पर्शी कविताएं और कुछ ऐसे अनुभव जिनका कोई गवाह नहीं था। बस शब्द थे। रमाकांत, कामिनी और प्रिया मिलकर अनकहे का पहला थिएटर नाटक प्रस्तुत करने की योजना बना रहे थे। दिल्ली के एक छोटे थिएटर हॉल में जगह बुक कर ली गई थी। नाटक का नाम था चुप की आवाज। हरिराम जी अब पहले से ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। नाटक की स्क्रिप्ट, प्रतिभागियों की कहानियां, संवाद का चयन, सब कुछ उनकी निगरानी में हो रहा था। एक शाम को जब प्रिया कमरे में आई, हरिराम जी स्टेज पर बोले जाने वाले संवादों को जोर जोर से पढ़ते मिले। प्रिया मुस्कुरा दी, बाबूजी, आपने तो कलाकारों को भी पीछे छोड़ दिया। उसने चाय का कप थमाते हुए कहा। हरिराम जी ने हल्की हंसी में उत्तर दिया, जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, वो ही सबसे अच्छा निभाते हैं किरदार, क्योंकि उनके भीतर कोई पर्दा नहीं बचता। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बाबूजी, एक बात कहूं, अब आपको देखकर विश्वास होता है कि बुढ़ापा भी एक नई सुबह हो सकता है। नाटक की स्क्रिप्ट तैयार करते हुए हरिराम जी ने अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटे। एक पन्ना अचानक हाथ में आया, पीला पड़ा हुआ, थोड़े जले से किनारे। उस पर लिखा था 5 फरवरी 1975। आज कविता पहली बार रोई थी। मुझे देख नहीं पाई, मगर उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। उसे पता नहीं कि मैं भी उतना ही टूटा हूं। हरिराम जी ने वह पन्ना ध्यान से पढ़ा, फिर वहीं बैठ गए। उस दिन को याद करते ही उनका सीना भारी हो गया। कविता, वह नाम बहुत सालों से उन्होंने किसी के सामने नहीं लिया था। कॉलेज की वह सहपाठी जिसकी आंखों में ख्वाब हुआ करते थे और जिनके ख्वाबों में कभी हरिराम भी शामिल था, अब क्यों याद आई? उन्होंने खुद से पूछा, लेकिन जवाब देने के लिए कोई और वहां नहीं था सिवाय उस पन्ने के। थिएटर हॉल में अब रोज रिहर्सल होती। स्क्रिप्ट में 5 बुजुर्गों की जिंदगी की झलकियां थीं। एक माँ जो वृद्धाश्रम में रहकर बेटे को चिट्ठी लिखती है, एक पिता जो अपनी ही बेटी के घर में किराएदार बन गया है, एक शिक्षक जिसे रिटायरमेंट के बाद किसी ने याद नहीं किया, एक वृद्धा जिसे अपने पहले प्रेम की चिट्ठियां अब भी याद हैं, और एक दादा
जो अपने पोते से कविताएं लिखवाता है। हरिराम जी ने चौथे किरदार का संवाद खुद लिखा था, जिसमें एक वृद्धा पुराने खतों को पढ़ते हुए अपना अधूरा प्यार बयां करती है और उसे लिखा गया था कविता को सोचकर। रमाकांत ने मजाक में कहा, ये किरदार बड़ा असल लगता है, कहीं कोई पुरानी याद तो नहीं। हरिराम मुस्कुराए, यादें क्या कभी पुरानी होती हैं, बस वक्त उन्हें चुप करा देता है। रिहर्सल के चौथे दिन एक डाकिया आया और एक लिफाफा थमाकर चला गया। वह लिफाफा पीला था और उस पर लिखा था, श्री हरिराम अवस्थी। श्री हरिराम जी ने जब लिफाफा खोला तो अंदर एक पत्र मिला। हरिराम, बहुत सालों बाद तुम्हारा नाम कहीं पड़ा। तुम अभी भी लिखते हो, ये जानकर अच्छा लगा। शायद बहुत कुछ अधूरा रह गया था हमारे बीच, पर उस अधूरेपन ने ही शायद हमें बचाए रखा। मैं दिल्ली आ रही हूं, शायद आखिरी बार। अगर मिल सको तो शायद कुछ कहने का समय अब मिला है। कविता। हरिराम जी जैसे थम गए। नाटक की तैयारी, किताबें, मंच, सब कुछ पीछे छूट गया उस पल में। कुछ ऐसा जो उन्होंने बरसों पहले खुद से दबा दिया था, अब वापस लौट आया था। रात को हरिराम जी ने रमाकांत को वह पत्र दिखाया। रमाकांत चुपचाप पढ़ता रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम मिलना चाहोगे? हरिराम जी बोले, पता नहीं, डर लगता है कहीं वो भी वही सवाल न पूछे जो मैं खुद से पूछता रहा हूं इतने सालों से। और अगर न मिले तो? रमाकांत ने पूछा। तो ये अधूरापन फिर से भारी हो जाएगा। रमाकांत ने कंधे पर हाथ रखा। फिर मिलो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए नहीं, बांटने के लिए ज्यादा है। अगले दिन प्रिया ने अनजाने में कविता के बारे में कुछ पूछ लिया। हरिराम जी चौंके, तुम्हें कैसे पता? आपके कागजों में एक तस्वीर दिखी थी और उसमें पीछे लिखा था, कविता 1974। हरिराम जी ने लंबी सांस ली, उससे मिलूंगा, पर नाटक के बाद। प्रिया मुस्कुरा दी, तो इस बार मंच पर आप केवल लेखक नहीं होंगे, एक किरदार भी होंगे। थिएटर पूरा भरा हुआ था। अखबारों में अनकहे के इस प्रयास की सराहना हो रही थी। मंच सजा हुआ था, लाइट्स, म्यूजिक, आवाज और संवाद सब तैयार। हरिराम जी मंच के पीछे थे। पहली बार वह एक किरदार निभाने वाले थे, वृद्ध प्रेमी जो अपने अधूरे पत्रों को मंच पर पढ़ता है। जब वह मंच पर आए, सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक कुर्सी पर बैठकर पहला संवाद पढ़ा। मेरे पास तुम्हारी पुरानी तस्वीरें नहीं हैं, बस वो लम्हे हैं जो धुंधले नहीं होते, और एक पंक्ति है जो अब भी अधूरी है, कविता, क्या तुम भी मुझे याद करती हो? भीड़ चुप थी, पर दिल सबके बोलने लगे थे। शो के खत्म होते ही सब लोग हरिराम जी के पास आए। प्रिया, अमित, अनुज, रमाकांत, सभी ने उन्हें गले से लगा लिया, मगर हरिराम जी की आंखें भीड़ में किसी और को खोज रही थीं। और फिर दरवाजे के पास एक बुजुर्ग महिला खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, आंखों में हल्की सी नमी और हाथ में वही पुरानी डायरी। कविता। हरिराम जी वहीं खड़े रह गए। कविता धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ी और बोली, तुम अब भी अधूरी बातों को शब्दों में ढाल लेते हो हरिराम। हरिराम जी कुछ कह नहीं पाए, बस उनकी आंखें बोल उठी। हरिराम जी और कविता, दो जीवन, दो कहानियां, दो अधूरे पन्ने उस शाम एक ही मंच पर फिर से मिले। वक्त ने दोनों को बहुत कुछ सिखाया था, पर जो बात कहनी थी वह अब भी बाकी थी। थिएटर के बाहर खड़े होकर दोनों कुछ पल चुप रहे। उम्र के झुर्रियों में मुस्काने छिपाए वो पुराने दिन खुद ब खुद लौट आए। पास के पार्क में एक चाय मिलती है, चलें? कविता ने पूछा। हरिराम मुस्कुराए, इतनी देर से उसी का इंतजार था। बेंच पर बैठकर दोनों ने चाय के साथ अपनी अधूरी बातचीत शुरू की। कविता बोली, तुमने शादी कर ली और मैं कभी खुद को मना नहीं पाई। शायद डर था कि तुम जैसे शब्द फिर किसी और में नहीं मिलेंगे। हरिराम जी ने धीमे से कहा, मैंने जीवन जिया, मगर उस हिस्से को हमेशा खाली रखा जहां तुम थी। सोचता था एक दिन फिर मिलेंगे, और देखो आज वो दिन आ ही गया। कविता की आंखें भर आईं। अब जब मिले हैं तो चलो वो बात पूरी कर ले जो कभी बीच में छूट गई थी। कुछ दिनों बाद कविता ने एक प्रस्ताव रखा, हरिराम चलो अनकहे को और आगे ले चलते हैं। एक ऐसी जगह बनाए जहां हमारे जैसे लोग अपने जैसे अनुभव कहानियों के रूप में बांट सकें। हरिराम जी को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने और कविता ने मिलकर एक नया कार्यक्रम शुरू किया, खुली किताब, जिसमें शहर शहर जाकर बुजुर्गों की कहानियां मंच पर लाई जाती। अमित और प्रिया ने इसका डिजिटल संस्करण शुरू किया और अनुज ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया। अब अनकहे सिर्फ मंच नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। 3 सबसे बड़ी गलतियां जो बुढ़ापे में नहीं करनी चाहिए।
हरिराम जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, बुढ़ापा उम्र का नहीं, सोच का नाम है। और इस सोच में हम अक्सर 3 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। 1, चुप रह जाना। जब बोलना जरूरी होता है, बुजुर्ग अक्सर सोचते हैं कि अब उनके कहने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही चुप्पी धीरे धीरे रिश्तों में दूरी ला देती है। हरिराम जी ने कहा, मैंने सालों तक कविता से कुछ नहीं कहा और वही चुप्पी मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। 2, खुद को दूसरों पर निर्भर मान लेना। बुढ़ापे में लोग मान लेते हैं कि अब उनका कोई महत्व नहीं और वो केवल दूसरों पर बोझ है। जब मैंने लिखना शुरू किया तब जाना कि मेरे पास अब भी बहुत कुछ है जो इस दुनिया को देना बाकी है। 3, पुराने गिले शिकवे ढोते रहना। कुछ लोग बुढ़ापे में भी पुरानी बातों को नहीं छोड़ते। बेटों की गलती, बहू की बात, किसी की उपेक्षा। माफ कर देने से सिर्फ सामने वाला नहीं, हम खुद भी आजाद होते हैं। कुछ महीनों बाद हरिराम जी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने लगी, मगर उनका मन अब भी वही था, जीवंत और प्रेरणादायक। अनकहे का एक वार्षिक कार्यक्रम रखा गया जहां हरिराम जी को जीवन प्रेरणा सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने मंच से अपनी आखिरी कविता सुनाई। अब शब्द थकने लगे हैं पर मन अब भी उड़ना चाहता है। मेरे हिस्से की कहानी तो पूरी हो गई, अब तुम सब कहो, क्या कहोगे जो अब तक अनकहा रहा। तालियों की गूंज में हरिराम जी ने अपनी कलम अनुज को सौंप दी। अब तुम कहानियां लिखोगे बेटा और मैं तुम्हारे पाठक रहूंगा। हरिराम जी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन अनकहे अब एक संस्था बन चुकी थी और हर शहर में बुजुर्गों के लिए मंच तैयार हो चुका था। अमित और प्रिया ने उनकी किताबों का संग्रह प्रकाशित किया। अनकहे, हरिराम अवस्थी की संपूर्ण कविताएं। कविता अब संस्था की सलाहकार बनी और अनुज अब अनकहे का सबसे युवा संचालक था। यह कहानी हर उस बुजुर्ग की है जो खुद को अकेला समझता है, हर उस बेटे बेटी की है जो कभी कभी भूल जाते हैं कि उनके माता पिता सिर्फ बुजुर्ग नहीं हैं, वे भी कहानियां हैं जो अब भी अधूरी है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको जिंदगी में कुछ नया सोचने और करने की सीख मिली होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और नई और रोचक कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।